आप कमेंट करते हो तो पता लगता है कि क्या चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ले सकें। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर चैप्टर वाइज और डिस्कस कर दीजिए कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने कहा ठीक है, चलो वीडियो बनाते हैं टॉपिक वाइज। वो कौन कौन सा टॉपिक है जो आप एग्ज़ाम पर्पज़ से ध्यान से देखोगे और बिल्कुल बिल्कुल शांत मोड में देखना है, एकदम फ्री मोड में देखना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम जैसा ही करीब आ रहा है, जितने करीब आएगा उतने हमारा प्रेशर बढ़ता है। तो एज़ विद्यार्थी आपका प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल कूल एंड काम रखो, बैलेंस रखना है। अभी समय है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो हमें देखना है अकाउंटेंसी में टॉपिक वाइज, तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे हम लोग किताब खोलते हैं, टेक्स्ट बुक खोलते हैं, तो बहुत कुछ दिखता है, एकदम घबराहट से होने लगती है। अरे इसको देखें, इसको देखो, किसको देखो, एकदम ऐसे हो जाता है। क्या देखें, किसको देखें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ छोड़ें, ये तमाम मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, नेचुरल बात है। लेकिन उनमें हमें सेलेक्ट करना है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उसी पे बात करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है 40 मार्क्स का। पहले पार्ट का वीडियो बन चुका है, आपको मिल गया होगा, जो 60 मार्क्स का था। तो हमने समझा रखा है कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, क्या आपको देखना है। सिमिलरली ये जो दूसरा पार्ट है, ये पार्ट बी है, जो 40 मार्क्स का है। और 40 मार्क्स का है, इसमें भी चैप्टर्स कम नहीं हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उसमें बहुत कुछ बातें हैं। हालांकि जो किताब लिखी गई है वो सबके लिए, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सबके लिए है। तो थोड़ा 19-20 सिलेबस में है। लेकिन अगर आप स्पेशली बिहार बोर्ड वाले हो, झारखंड बोर्ड वाले हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमें देखना यह है कि एग्ज़ाम 2022 के लिए कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक आप रखोगे। एग्ज़ाम जितने करीब आएगा, एग्ज़ाम के दिनों में आप फटाफट उसको देख लोगे। अभी से फोकस रखना है उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो ये हमारा है कंपनी का जो पहला चैप्टर है, कंपनी इंट्रोडक्शन। आप जब सेकेंड पार्ट में आओगे या पार्ट बी में आओगे 40 नंबर के लिए, जो पहला चैप्टर आएगा वो कंपनी के चैप्टर शुरू होगा। कंपनी का इंट्रोडक्शन शुरू होगा, परिचय क्या है कंपनी का। तो जब आप इस चैप्टर को खोलोगे तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जब आप देखोगे, इस चैप्टर खोलते ही आपको देखना है उसमें कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है। इसको तो आप ज़रूर देखना, मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी तो हर हालत में देखना है। कानून के हिसाब से कंपनी के क्या मतलब है। कई विद्वानों ने अपने हिसाब से कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला है, कृत्रिम व्यक्ति बोला है, कंपनी इज़ बॉर्न इन द आइज़ ऑफ लॉ, कई तरह की बात कही गई। सब मिला जुला कर ये है कि कंपनी का जन्म कानून में होता है, कानून के नज़र में होता है, कानून द्वारा क्रिएट किया जाता है। इसलिए नेचुरल पर्सन तो नहीं है, बिल्कुल आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है। तो ये डिफिनेशन आप जानना और सारे डिफिनेशन को मिला करके अपना एक कॉमन डिफिनेशन, कॉमन मीनिंग उसका तैयार कर लेना। और बगल में जो आपको जानना है, मीनिंग के अलावा जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है फीचर्स कह लें या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें। तो ये 2 पॉइंट आपको शुरुआती दौर में जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का मीनिंग, कंपनी किसे कहते हैं, और उसके फीचर्स क्लियर है। उसमें आगे जो आपको और जानना है उसके प्रकार चले आते हैं, काइंड्स। तो बहुत सारे काइंड्स है कंपनी के, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी बाई गारंटी, अनलिमिटेड, कई तरह की बातें। लेकिन जो उसमें इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक आपका है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो लिमिटेड बाय शेयर्स आप आगे जब बढ़ोगे तो कंपनी 3 प्रकार के उसमें बतलाएगा। वो इम्पोर्टेंट हम बताना चाहते हैं कि इसमें जब आप अगला टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे तो एक आप देखोगे प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी किसको कहते हैं, आप इसका मीनिंग को समझना। प्राइवेट कंपनी का मीनिंग क्या होता है, आप मीनिंग का समझो। प्राइवेट कंपनी में मीनिंग के अलावा इसमें और क्या देखना है, एक प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। तो नंबर जो है इसका, नंबर ऑफ
मेंबर्स, ये नंबर ऑफ मेंबर्स में मिनिमम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इसमें आते हैं, क्योंकि जो संख्या है, ऐसे हम बता भी देते हैं कि प्राइवेट कंपनी में आजकल कम से कम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स चाहिए। तो ये नंबर जो है ये आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इसमें डायरेक्टर्स के नंबर कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो आपको याद करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। तो ये कुछ खास पॉइंट है प्राइवेट कंपनी के लिए। इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स के क्या कंडीशन है, मिनिमम और मैक्सिमम, एंड सिमिलर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम और मैक्सिमम, जिस पर आपको फोकस रखना है। और ये भी देखना है कि क्या ये जो प्राइवेट लिमिटेड जो वर्ड है ये मस्ट है ऐसे कंपनी के नाम के अंत में जोड़ने के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं आगे पीछे ऑब्जेक्टिव में मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि प्राइवेट वर्ड लगाना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, ट्रू और फॉल्स, कहीं भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ABC करके उसमें आ सकता है। तो ये आपको ये जानना इतना तक बहुत ज़रूरी है। फिर जो अगला टॉपिक में हम लोग जो पहुँचेंगे वो टॉपिक हमारा है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, जब आप पब्लिक कंपनी पढ़ोगे, ये टॉपिक है आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में जान के, जब खास उसकी बातें हैं, उसमें कुछ और बातें आती हैं। जो ट्रांसफ़र करने होते हैं शेयर्स को, तो ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर जो हैं वो ट्रांसफरेबल तो होते हैं, लेकिन पब्लिक में इशू नहीं होते हैं वो। और ये पब्लिक कंपनी की परिभाषा जानोगे पता लग जाएगा। तो इसकी मीनिंग आप ज़रूर जानना है, किसको कहेंगे हम लोग पब्लिक कंपनी। तो मीनिंग को समझिए। मीनिंग के अलावा इसमें भी आपको जानना है नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स में क्या है कि इसके मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ज़रूर इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है। और इसके आगे और हम लोग जानना चाहेंगे सेम वही कहानी, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कि कितने कम से कम डायरेक्टर हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। क्योंकि ये नंबरिंग वाले क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एक जो वर्ड आएगा लिमिटेड वर्ड, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन, इसलिए कंपनी के परिचय में ये लिमिटेड जो वर्ड है इसकी बहुत अहमियत है। कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द होना या लिमिटेड शब्द होना अनिवार्य है, कुछ कंडीशन को छोड़ करके। तो ये वर्ड को ध्यान रखना है आपको, कहाँ ऐड होगा। जब प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड होगा लास्ट में नाम के, और जब प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है, तो उसके नाम के अंत में लिमिटेड शब्द होना अनिवार्य है। तो ये दो तरह का जो पॉइंट हमको ध्यान रखना है इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें एक और कंपनी आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये पहली कंपनी हो गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, और एक तीसरी कंपनी जो आजकल आ रही है वो है वन मैन या वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी, OPC भी कहते हैं इसको। अब इसमें क्या जानना है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस एक किस को कहेंगे हम लोग, तो इसका मीनिंग आप ज़रूर देख लेना। मीनिंग तो जानना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग आप जरूर देखिए वन पर्सन कंपनी के, और साथ में इसका भी देखना है कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स, तो नाम से ही पता लग रहा है कि वन मैन कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, तो मेंबर इसके एक ही आदमी हो सकते हैं। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वन पर्सन कंपनी में जो एक मेंबर बनेगा वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है। जो एक मेंबर बनेगा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। हम सब जानते हैं किसी भी कंपनी का शेयर कोई भी नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन शेयर खरीद सकता है। जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर कहलाता है, और जो शेयर होल्डर होता है वही कंपनी का मेंबर होता है।
तो किसी कंपनी के मेंबर बनने के लिए शेयर खरीदना ज़रूरी है। तो शेयर तो जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो भी खरीद लेते हैं और जो नेचुरल पर्सन है वो भी खरीद लेते हैं, तो मेंबर तो बन ही जाएंगे। लेकिन अगर 1% कंपनी है, इसके शेयर खरीदने के लिए, लेने के लिए नेचुरल पर्सन होना कंपलसरी है। जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो 1% कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो बिल्कुल नेचुरल, ये जो वर्ड है नेचुरल पर्सन का होना, इसमें वो कंपलसरी वर्ड है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिस्सा बनता है। और कितने मेंबर होंगे इस कंपनी में, नाम से ही पता है, बस 1, एक ही होंगे। और इसमें देखना है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स। ये नंबर आपको याद रखना है कि 1% कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इस तरह के होने के काफ़ी चांसेस हैं और काफ़ी संभावना है। तो मैं बता दूं इसमें कि 1% कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मिनिमम कम से कम जो डायरेक्टर्स बनेंगे इसमें एक डायरेक्टर हो सकता है जो एक मेंबर है, तो प्रमोटर भी है, मेंबर भी, एक डायरेक्टर भी हो सकता है। और मैक्सिमम डायरेक्टर इसमें 15 हो सकते हैं। तो नंबर हम ऐसे ही बता दिए, आप याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना है। और आगे जो हम लोगों को देखना है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, अब हमें देखना है कि डिफरेंस क्या है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। इसमें 1% में और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर देखेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये टॉपिक आप थोड़ा सा देख जाना, क्योंकि लॉन्ग टाइप में भी आ सकता है क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप में आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अगर आप एक याद करते हैं ये पूरा लॉन्ग टाइप में, तो सब में काम आएगा। लॉन्ग टाइप में आ सकता है, शॉर्ट टाइप में आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी काम इसका आएगा। तो इस तरह हमने देख लिया। और इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे एक चीज़ और, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी के शुरुआती दौर है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कंपनी का जन्म कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उनको हम लोग कह सकते हैं कंपनी के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी सच डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसे नाम देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नाम कई बार रख के पूछ देता है। तो ऐसे हम हल्का बता देते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इसमें आएगा। एक तो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा जो है प्रोस्पेक्टस है। ये मोटा मोटी 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट्स का नाम जान लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ना होगा तो उसके कंटेंट्स क्या हो सकते हैं थोड़ा जान लेना, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम रखें याद, ताकि ऑब्जेक्टिव में हम लोग इसको देख सकें। तो इस प्रकार जो हमारा पहला चैप्टर होगा, पहला चैप्टर जो कंपनी का इंट्रोडक्शन है, उसमें ये मेन टॉपिक्स हैं जिस पर हम नज़र डाल लें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ हमारा हो सकता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। जो दूसरा चैप्टर हमारा होगा, चैप्टर वाइज हम देख लेते हैं कौन सा मेन टॉपिक है जो फटाफट हमें रिव्यू करना है। एग्जामिनेशन जितने करीब आएगा, टेंशन के दौर शुरू होते हैं, उस दौर में हम लोग एक सेलेक्टिव चीज़ है उसको देख लेते हैं, मेन चीज़ को। हालांकि ये कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे सारे ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं तो समझ जाना है कि बिल्कुल हाई स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है। जो अगला हमारा चैप्टर जो शुरू होगा, जो 2 नंबर चैप्टर हमारा है इस पार्ट का, वो है शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर एंड शेयर कैपिटल, दिस इज द सेकेंड चैप्टर इस पार्ट का। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जब इस चैप्टर में हम लोग आएंगे तो क्या मेन टॉपिक जो देखेंगे, इसमें मेन टॉपिक हमारा है, पहले तो आप मीनिंग समझिएगा कि किसको हम लोग कहते हैं शेयर एंड शेयर कैपिटल, किस चीज़ को शेयर कहा जाएगा।
और इसी माध्यम एक और बढ़ता है शेयर कैपिटल। तो बहुत सिंपल सी बात है, समझना, आप खोलोगे टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी हमारी कंपनी होती है इसका जो कैपिटल है, कंपनी के जो कैपिटल है, कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स और ए स्मॉल पार्ट और ए स्मॉल पीस। जो कंपनी के कैपिटल होंगे उनको छोटे छोटे पीस में या टुकड़ा में या यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उस कंपनी के कैपिटल का जो यूनिट्स है या जो पार्ट्स है या जो पीस आप कह सकते समझने के लिए, उसी कैपिटल के पीस को या यूनिट को हम लोग कहते हैं शेयर। शेयर का मतलब ही होता है अंश या हिस्सा। तो किसका हिस्सा? कंपनी के कैपिटल को। तो कैपिटल के जो एक एक टुकड़ा या हिस्सा या यूनिट है वो शेयर है, और हर एक शेयर का अपना कोई रेट होगा। तो इस प्रकार हम लोग समझ जाएंगे शेयर क्या है, तो मीनिंग समझ जाएंगे चीज़ को। और उस शेयर के माध्यम से जो कंपनी को अमाउंट प्राप्त होता है, जैसे नियम के अनुसार कंपनियां पब्लिक में अपने शेयर को ऑफ़र करती हैं सेल करने के लिए। तो अगर पब्लिक शेयर खरीदती है तो शेयर खरीदने के एवज़ में भुगतान करती है कंपनी को। तो शेयर के माध्यम से जो अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। अब अलग बात है कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो ख़ास तौर पर 2 प्रकार, बहुत टर्म सिंपल है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो टाइप्स ऑफ शेयर देख लेना कि कितने टाइप्स के होंगे, अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो शेयर जो हम लोग समझेंगे इसमें प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा जो बनेगा इक्विटी शेयर। इन दोनों शेयर का ज़रा मीनिंग समझ लेना, डिफिनेशन। चूँकि पर्पस हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कहाँ भी सिर्फ टर्म के चलते छूट जाता है तो बड़ा अफसोस होता है। एक तो आप ये देखेंगे, और इसमें जो शेयर के माध्यम से अमाउंट कंपनी को आता है वो शेयर कैपिटल कहलाता है। जब शेयर कैपिटल में आप आओगे तो आगे एक और पॉइंट आएगा कि ये जो शेयर कैपिटल है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो नाम उसका ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटना चाहिए। अब उसमें कई प्रकार के शेयर कैपिटल नामकरण है इसमें। तो जैसे हम बता दें, हालांकि हमारे इस पर वीडियो आने वाला है, वीडियो देखने पूरा डिटेल बताएंगे उसमें। फ़िलहाल हम 2-4 नाम ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जो है, एक हो सकता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दूसरा हो सकता है इशूड शेयर कैपिटल, तीसरा हो सकता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, चौथा हो सकता है पेड अप शेयर कैपिटल। इस तरह से ये प्रकार ऑफ शेयर कैपिटल हो सकते हैं। तो इस शेयर कैपिटल के जो प्रकार, उसके डिफिनीशन को जो जानना, उसके मीनिंग को समझना, और मीनिंग कैसे एग्जाम्पल के साथ, चूँकि नंबरिकल फॉर्म में बात चलेगी कि रजिस्टर्ड कैपिटल के हैं या ऑथराइज कैपिटल के हैं या नॉमिनल कैपिटल के हैं, फिर इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, अनइशूड कैपिटल है, कई तरह की बातें आएंगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल है, इसको आपको देख जाना है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी शेयर, इसके मीनिंग तो समझना ही है, साथ में उसके फीचर्स क्या क्या हैं। जो हमारे शेयर्स हैं उनके फीचर्स क्या क्या हैं, फीचर ज़रूर समझना, और दोनों शेयर में अंतर ज़रूर समझना है कि ये जो शेयर है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ये 3-4 लाइन का चक्कर है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझ गए, उसका फीचर समझ गए, इन दोनों प्रकार के शेयर में अंतर क्या है ये समझ गए। अब जो लोग ये शेयर खरीदेंगे उन लोगों को शेयर होल्डर कहते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इन दोनों में अंतर की बात हो सकती है, डिफरेंस लिखने की बात हो सकती है। तो क्या डिफरेंस आप इसको ज़रूर देखेंगे। आगे जो टर्म इसमें आएगा इस चैप्टर में वो आएगा इशू ऑफ शेयर्स। शेयर हम समझ गए, टाइप समझ गए, शेयर कैपिटल समझ गए। अब कंपनियां अपने शेयर बेचने के लिए पब्लिक में जारी करती हैं।
ये टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में ऑफ़र करती है ताकि पब्लिक खरीद सके। हर शेयर का अपना कोई ना कोई प्राइस है, कोई ना कोई रेट है। तो जब पब्लिक में शेयर जारी होता है या ऑफ़र करती है कंपनी, वो कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं? इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। हालांकि कुछ कंडीशन में डिस्काउंट को अब रोका गया है, ठीक है, पब्लिक में डिस्काउंट पर शेयर नहीं जा रहे हैं। चलो मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए ये 3 प्रकार के जो इशू हैं, इन तीनों का डिफिनेशन जानना ज़रूरी है आपके लिए। इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जो उसके फेस वैल्यू है शेयर के, जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, जो उसका प्रिंट वैल्यू है शेयर का, उस प्रिंट वैल्यू पर ही कंपनी अगर पब्लिक को ऑफ़र करती है बेचने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं शेयर इशू एट पार। जो शेयर के फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू पर अगर बेचने के लिए हम भेजते हैं, मार्केट में जारी करते हैं, तो उसको कहते हैं इशू एट प्रीमियम। जो इसके फेस वैल्यू है या प्रिंट वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है, अगर उससे कम वैल्यू पर हम मार्केट में जारी करते हैं शेयर को, तो उसको कहते हैं शेयर इशू एट डिस्काउंट। तो ये आपको डिफिनेशन जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं, तो ये जानना ज़रूरी और है। आगे कुछ और टर्म आएंगे आपको समझने के लिए। टर्म तो बहुत समझाती है। एक होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये टर्म है तो समझने में दिक्कत आती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इसका मतलब समझ लेना कि जब पब्लिक शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करती है तो साथ में एप्लीकेशन मनी, जो कंपनी की शर्तें हैं, जो टर्म एंड कंडीशन, उसके हिसाब से पब्लिक शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन देती है कंपनी को। अगर पब्लिक के एप्लीकेशन को कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कह लेंगे कि हाँ उनको शेयर अलॉट हो गया। अब अलॉट हो गया तो कुछ प्राइस कंपनी मांगती होगी, उसको कहते हैं अलॉटमेंट मनी। जब एक बार किसी परचेजर का या पब्लिक का शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको शेयर मिलते हैं या उनके नाम पर शेयर अलॉट किए जाते हैं, उसके शेयर दे दिए, उसके नाम पर लिख दिए जाते हैं, रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, और उसको शेयर सर्टिफिकेट फिर जारी होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं शेयर अलॉटमेंट। इस पर अमाउंट आएंगे तो शेयर अलॉटमेंट मनी कहलाएगा उसको। इसी प्रकार जो एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन पर जो अमाउंट आता है उसको शेयर एप्लीकेशन मनी भी कह देते हैं उसको। जब कंपनी कॉल करती है, अमाउंट मांगती है, तो फर्स्ट कॉल हो सकता है, शेयर सेकंड कॉल हो सकता है, शेयर फाइनल कॉल हो सकता है। और इन कॉल पर जो कंपनी रुपया मांगती है शेयर होल्डर से, उसी प्रकार नाम रखा जाता है उसका, शेयर फर्स्ट कॉल मनी, शेयर सेकंड कॉल मनी, शेयर फाइनल कॉल मनी। तो कॉल के साथ ये चलता है। एक और बात उठती है, जब अकाउंट वर्ड इसमें जोड़ देंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये जितने अकाउंट जो बन रहे हैं इसके साथ, चाहे एप्लीकेशन का अकाउंट हो, अलॉटमेंट का अकाउंट हो, फर्स्ट कॉल का हो, सेकंड कॉल का हो, फाइनल, तो कई बार ये नेचर वाले जोड़ करके हिसाब पूछता है कि इस अकाउंट का नेचर क्या है, मतलब ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो जितने अकाउंट का नाम हमने रखा है ये सब के सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही याद रखना, और ये अक्सर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में सवाल को डाल देता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बड़ी परेशानी हो जाती है समझने में। अब 4 आंसर उसका लिख दिया उसमें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो नेचर आप समझे इसका, ये जितने अकाउंट बने हैं सब के सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। मैं इसे बोल दिया, आप याद रखना चीज़ को। तो इस तरह ये हमने ये अपना कर लिया तैयार, ये 4 हो गए। उसके बाद जो अगला है, इसमें एक और टर्म्स आते हैं। जब पब्लिक शेयर खरीद लेती है, जब शेयर हमारा सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो जो सब्सक्रिप्शन आते हैं उसमें बात हो सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन।
ये टर्म है इसमें, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। तो 4 वर्ड हमने और जोड़ दिया है। इन चारों वर्ड के डिफिनीशन, चारों वर्ड का मतलब ज़रूर जान लेना कि ओवर सब्सक्रिप्शन कब कहा जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन कब कहा जाएगा, कॉल्स इन एरियर कब कहा जाएगा और कॉल्स इन एडवांस कब कहा जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो चारों वर्ड का मतलब ज़रूर समझना। बहुत थोड़े एक दो लाइनें मतलब है, जो आप अपने सिंपल भाषा में समझ पाओगे, कह पाओगे, बिल्कुल सही बात होगी। उसमें आगे बढ़ाते हैं छूत। अगला जो चैप्टर हमारा होगा, तीसरा नंबर चैप्टर, जो थर्ड चैप्टर होगा इस पार्ट का, अगर देखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। कंपनी की इंट्रोडक्शन समझ गए, शेयर समझ गए, शेयर कैपिटल समझ गए, टाइप्स ऑफ इशू समझ गए, कौन कौन सा अकाउंट का नाम इसमें आ रहा है ये समझ गए, प्रीमियम, एट पार, ये सब समझ लिए। एक अगला इसका चैप्टर जो होगा, तीसरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब अकाउंटिंग की बात है, ये चैप्टर है आपका, उसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के लिए अकाउंटिंग हमको करने की बात आएगी। तो बहुत कुछ हमने पहले समझा दिया है कि जब कंपनी अपने शेयर को जारी करती है मार्केट में या पब्लिक में, जब कंपनी अपने शेयर को बेचना होता है तब पब्लिक में ऑफ़र करती है कुछ शर्तों के साथ कि शेयर जो बिक जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, तो कैसे कैसे कंपनी मांगेगी उसका पैसा। हो सकता है कुछ एप्लीकेशन के साथ मांग ले, कुछ अलॉटमेंट के साथ मांग ले, कुछ फर्स्ट कॉल के साथ मांग ले, कुछ फाइनल के साथ मांग ले। इस प्रकार इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगेगी। तो जब कंपनी पब्लिक ऑफर करती है उसे कहते हैं शेयर इशू फॉर कैश। जब इशू करेगी बेचने के लिए नगदी नारायण चाहिए, या तो चेक में दीजिए। हाँ, सीधी सी बात है, कंपनी जब भी अपने शेयर को बेचती है तो अमाउंट चेक से लेती है, नहीं बैंक के माध्यम से लेती है, और कैश का चक्कर उसमें नहीं है। तो बैंक के माध्यम से लेगी, लेकिन वर्ड हम लिखते हैं शेयर इशू फॉर कैश, नकदी के लिए। शेयर बिका, पैसा आ गया। अब वो पैसा कैसे आएगा, वन टाइम में आएगा या थोड़ा थोड़ा करके आएगा। अगर थोड़ा थोड़ा करके आता है उसको इंस्टॉलमेंट कह देते हैं, तो एक बार में आता है उसको वन टाइम में कह देते हैं। तो जब कंपनी वन टाइम पैसा मांग रही है, कैश में जारी हो रहा है, तो इसके एंट्री क्या होगी, जर्नल आप इसको बना लेना। अगर कंपनी थोड़ा थोड़ा मांग रही है, कुछ एप्लीकेशन पर मांग रही है, कुछ अलॉटमेंट पर मांग रही है, कुछ फर्स्ट कॉल पर मांग रही है, कुछ जो बच गया वो फाइनल कॉल पर मांग रही है, तो ये अगर 4 बार मांगती है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल, तो जितने कॉल पर, जितने इंस्टॉलमेंट पर कंपनी मांगेगी उसके ठीक डबल एंट्री होगी। मतलब एक कॉल के एंट्री हम लोग 2 बार करते हैं। एक तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं, और जो चेक आता है मिलता है एक, उसकी यानी बैंक एंट्री करते हैं। और साथ साथ में प्रीमियम की बात भी हो सकती है, कॉल्स इन एरियर की बात हो सकती है, कॉल्स इन एडवांस की बात सकती है। तो इस सिचुएशन को देख करके आप क्या कर लेना, आप ज़रूर प्रैक्टिस करना, इसके अकाउंटिंग के तो ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। और जितने इसमें अकाउंट्स बनेंगे, मैक्सिमम 4 अकाउंट हो सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल अकाउंट अकाउंट, और एक शेयर कैपिटल अकाउंट। 5 नाम मैंने गिना दिया। ये पांचों कौन अकाउंट है, नेचर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये, ठीक है। और जो 4 बार मांगे कंपनी, इसको इंस्टॉलमेंट में कहते हैं, यह 4 दूना 8 एंट्री उसकी बन जाएगी। कभी कभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, उनकी भी एक एंट्री बन जाती है। तो उसको आप ध्यान से देखना है चीज़ को। अच्छा, कभी इंटरेस्ट की बात होती है, हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक और डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक और डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस। तो जो हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें कई बार इंटरेस्ट की बात नहीं होती है। इंटरेस्ट किस पर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर
और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इस तरह हमने देखा कि अगर इंटरेस्ट का रेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया है और इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो जो कॉल्स इन एरियर है उस पर 10% पर एनम, और जो इंटरेस्ट ऑन एडवांस है या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है उस पर 12% सालाना इंटरेस्ट की बात चलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। जो अदर दैन कैश की बात चलेगी, कई बार कंपनी संपत्ति खरीद लेती है, बदले में पेमेंट ना देकर शेयर के रूप में जारी कर देती है। कई बार किसी की सेवा ले लेती है, बदले में शेयर दे देती है। इस प्रकार कई बार ऐसा होता है कि प्रोमोटर्स को उनकी सेवाओं के बदले में शेयर कंपनी दे देती है। तो जब कैश के बदले में शेयर कंपनी देती है तो इसको हम लोग कहते हैं शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो जब संपत्ति खरीदती है, कोई सामान खरीदती है और कैश न चुका कर शेयर देती है, तो वेंडर्स को शेयर देगी, प्रोमोटर्स को शेयर देगी, या कि अगर अंडर राइटर उनको भी शेयर कई बार देते होंगे सेवाओं के बदले में। तो इसको हम लोग बस वही नाम देते हैं शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो ये जो है इसकी एंट्री हम लोग करनी पड़ती है। जो संपत्ति हम खरीद कर लाते हैं उसकी एंट्री करते हैं, वेंडर्स का नाम आता है। तो इस प्रकार ये जो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी इसको ज़रूर देख लेना चाहिए, इसको एकदम इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। छोटे छोटे जर्नल इसके होते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। जो अगला चैप्टर हमारा होगा, चौथा नंबर, वो है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग तो जरूर जानना। ये फॉर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग समझने के बाद और इसके सीधे से मतलब है कि जब कंपनी कॉल करती है अपने शेयरधारियों से, पैसा जो बाकी रह गया उसको मांगती है और पेमेंट नहीं कर पाती किसी वजह से, फिर एक वार्निंग, फिर नोटिस भेजती है कंपनी। जब नोटिस भेजती है कंपनी उसके बाद भी पे नहीं करते हैं शेयर होल्डर, तो अंतिम लास्ट वार्निंग देने के बाद कंपनी उन शेयरों को जब्त कर लेती है। यानी जो भी शेयरधारी जिनको इशू किया गया था, कॉल का पेमेंट नहीं चुकाने पर जो भी उनका डिटेल जो रिकॉर्ड है कंपनी में, उस सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए जाते हैं, उनका शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए जाते हैं, और उनके नाम में जो शेयर जारी किया गया उसको भी कंपनी अपने कब्जे में ले लेती है। जो पेमेंट वो कर चुके हैं अब तक, वो पेमेंट कंपनी अपने पास रख लेती है, दोबारा इशू नहीं करती। थोड़ा इसको देख लेना मोटा मोटी, और उसको हम लोग कहते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। तो इसका मीनिंग जानना ज़रूरी है। और ये जो शेयर के जो जब्ती है या हरण है, इस हरण की जो एंट्री है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटे से जन एंट्री इसके बनती है, लेकिन ध्यान रखना होता है कि जब हम लोग फॉर फीचर की जब एंट्री करते हैं, जब बनाते हैं, तो देखते हैं कि जो शेयर एट पार जारी था उसका हरण हो गया, उसकी जब्ती हो गई, क्या एंट्री करेंगे। जो शेयर एट प्रीमियम जारी था और उसको हमने हरण कर लिया, उसको फॉरफिट कर लिया, क्या एंट्री होगी। या जो शेयर हमने डिस्काउंट पर जारी किया था उसको फॉरफिट किया तो क्या एंट्री होगी। तो ये 2-3 एंट्री है, बहुत छोटे से एंट्री होती है। तो हरण का मीनिंग समझ गए, फिर उसके हम कर लेते हैं। फॉर फीचर के बाद ये अगला इसी में पाठ में ध्यान से देखेंगे, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसका जो अगला पार्ट है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी शेयर को जब्त कर ली थी, जो हमारे जब्त शेयर थे, कंपनी अपने ज़रूरतों के अनुसार उसको फिर दोबारा पब्लिक में ऑफर करेगी, दोबारा जारी कर सकती है। तो जब दोबारा जारी करेगी तो उसमें फिर चेक आएंगे, फिर कंपनी कॉल करेगी, प्रीमियम पर जारी कर सकती है, एट पार जारी कर सकती है, डिस्काउंट पर जारी कर सकती है। तो जब्त किए गए अंशों को जब कंपनी दोबारा बेचना चाहती है, दोबारा पब्लिक में ऑफर करती है, इसको हम लोग कह सकते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स।
तो जब दोबारा शेयर जारी होंगे तो नॉर्मली चेक आने की बात होगी, प्रीमियम की बात हो सकती है। तो इसके जर्नल एंट्री कैसे बनेंगे, री इशू का जर्नल एंट्री कैसे बनेगा। हो सकता है कि री इशू करने पर हमारा कुछ नुकसान भी हो जाए, लॉस भी हो जाए, तो ये बातें हो सकती हैं। तो इसको देखना ज़रूरी है। और इसमें एक और बात चलती है, जब री इशू हम लोग करते हैं इसको, तो कैपिटल रिजर्व एक अकाउंट आता है। जब कंपनी अंशों को जब्त करती है या फॉरफिट करती है, तो जो पेमेंट मिल चुका था वो वापस नहीं करती, शेयर भी कैंसिल कर दिया और रुपया जो मिला तो उसको वापस भी नहीं करती है। तो इस प्रकार कंपनी को ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है एक तरह से इनकम बन जाता है। जो शेयर फॉरफिटेड के अमाउंट है वो कंपनी के लिए एक इनकम बन जाता है। अब कंपनी एक बार इनकम तो ये रूप में रख ली, फिर दोबारा जारी कर रही है चीज़ को। तो ये जो इनकम है फॉरफिट करने के चलते, अगर दोबारा जारी करने पर कोई लॉस जाता है, नुकसान होता है, उस री इशू के लॉस को जब्त करके जो कंपनी ने इनकम कमा रखा है उससे एडजस्ट करती है। और इसके बाद भी अगर जब्त किए गए अमाउंट सरप्लस बच जाता है, उस अमाउंट को लास्ट में कंपनी कैपिटल रिजर्व के नाम से ट्रांसफ़र कर देती है। तो थोड़ा इसको एंट्री एक बनेगी, इसको देख लेना कैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है कंपनी। तो हमारे यहाँ हो गए। और फिर आते हैं हम लोग अगला चैप्टर की ओर। अगला हमारा चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर का नाम सुना होगा कभी। डिवेंचर अगर हिंदी में बोलना चाहें तो कह सकते हैं ऋण पत्र। ऋण के मतलब होता है कर्ज, लोन। कंपनी को अगर फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपना शेयर बेचकर कंपनी जुगाड़ कर सकती है फंड का। पर नोट कर लेंगे, 5वां चैप्टर हमारा हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये जो ऋण पत्र कंपनी जारी करती है, ठीक वही अपने फंड को अवेलेबल करना चाहती है। शेयर बेच करके, शेयर जारी करके फंड आए कंपनी के पास। इसके अलावा अगर सारी शर्तों को, कंपनी कानून के सारे शर्तें पूरी हो रही हैं, तो कंपनी अपने डिवेंचर, शेयर की तरह डिवेंचर भी पब्लिक में जारी कर सकती है। यानी पब्लिक से कर्जा ले सकती है इस डिवेंचर के माध्यम से, ये ऋण पत्र के माध्यम से। तो इसके कैसे एंट्री होंगे, तो पहले आपको जानना होगा कि ये डिवेंचर्स होते क्या हैं। तो इसको तो आप ज़रूर समझना, मीनिंग, ये डिवेंचर्स किसको हम लोग कहेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर किसको कहेंगे हम लोग। और इसके अलावा जो डिवेंचर के जो फीचर्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी आपको समझना ज़रूरी है, रटना ज़रूरी है। तो ये 2 पॉइंट मेन इसके मीनिंग हो गए और इसका डिवेंचर के फीचर हो गए। इतना तब ज़रूर देख लेना चीज़ को। उसके बाद देखना आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप के लिए, शॉर्ट टाइप के लिए और बीच बीच में ऑब्जेक्टिव के लिए, वो शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन आया करता है। तो ये ज़रूर देख लेना है आपको, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है, या शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम लोग आएंगे जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो बिल्कुल जिस प्रकार आप इशू ऑफ शेयर के एंट्री बना रखे हो, इशू ऑफ शेयर के केस में जो आपने जर्नल एंट्री बना रखी है, डिट्टो वही जर्नल एंट्री आप इशू ऑफ डिवेंचर केस में बनाएंगे। नाम का थोड़ा सा फ़र्क होगा। जहाँ जहाँ पहले शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट से बोलते थे, वहाँ शेयर वर्ड हटा देना और शेयर वर्ड हटा करके आप डिवेंचर वर्ड जोड़ देना। जैसे शेयर कैपिटल, तो शेयर वर्ड हटा दीजिए तो डिवेंचर कैपिटल जोड़ लीजिए। जैसे हम बोलते थे शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर वर्ड हटा के डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर सेकेंड कॉल, डिवेंचर फाइनल कॉल, डिवेंचर एप्लीकेशन, ये वर्ड हम लोग जोड़ लेंगे। और डिवेंचर अकाउंट, जहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते थे
वहाँ पर डिवेंचर अकाउंट कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही है, नाम का डिफरेंस होगा। और जैसे शेयर इशू कंपनी करती थी पब्लिक में, वैसे ही डिवेंचर भी इशू करेगी पब्लिक में। जिस तरह से शेयर को एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट इशू कर कंपनी, उसी प्रकार डिवेंचर को भी एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट जारी कर सकती है। जिस प्रकार शेयर का अपना एक फेस वैल्यू होता था, एक नॉमिनल वैल्यू, प्रिंट वैल्यू, उसी प्रकार कंपनी के डिवेंचर का भी फेस वैल्यू होता है। यानी बस नाम का फ़र्क है, ऑलमोस्ट हर चीज़ एक है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में अंतर है, जो आप अंतर को ज़रूर देखोगे। चूँकि शेयर जो लोग खरीदते हैं वो तो मालिक बनते हैं, ऑनर बनते हैं कंपनी के, ऑनरशिप उनके हाथों में होता है। लेकिन जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं वो क्या ऑनर होते हैं? वो ऑनर नहीं होते, बल्कि कंपनी के लिए वो ऋणदाता है, वो लेंडर हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, महाजन बन जाते हैं। तो चंद अंतर हैं जिसको आप ध्यान से इसको देख लेना। फिर अगले चैप्टर में हम लोग पहुँचेंगे, छठा नंबर चैप्टर। देखिए छठा नंबर में क्या है करना। जो 6 चैप्टर हमारा है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन का मतलब होता है उसको वापस कर देना। जो डिवेंचर कंपनी ने बेच करके रुपया लिया था, एक प्रकार का लोन लिया था पब्लिक से, कर्जा लिया है, तो उस कर्जा को वापस करने की बात आएगी। तो जब हम लोग डिवेंचर के अमाउंट को वापस करने की बात करते हैं, उसी को टेक्निकल वर्ड है रिडेम्पशन बोल जाते हैं। रिडीम से बना है रिडेम्पशन। रिडीम का मतलब होता है वापस करना, चुका देना। तो रिडेम्पशन नाउन फॉर्म में आ गया। तो क्या वापस करना है? तो डिवेंचर, वो कर्जा वापस करना। तो एक चैप्टर ऑलरेडी इस पर है, तो इसमें आप इसका क्या क्या समझोगे रिडेम्पशन ऑफ। तो आप तो मीनिंग जरूर जान लेना कि इसका मतलब क्या होता है, टेक्निकली आपके अकाउंट सब्जेक्ट में है। मीनिंग समझना कि व्हाट डू यू मीन बाय रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये ज़रूर समझना। उसके अलावा फिर देखना है कि कौन कौन से मेथड हैं, वो कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग रिडेम्पशन करेंगे। तो मेथड्स, खाली उसका परिचय जान है ना, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो मेथड का नाम थोड़ा ज़रूरी है याद करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इसके जर्नल एंट्री पर आ जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे जर्नल, जो देखना है आपको ध्यान से देख लेना। और ये चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहाँ से पूछ देगा ये पक्का गारंटी बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी ये चैप्टर थोड़ा कम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल, थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, तो थोड़ा ध्यान रखना चीज़ को। जब हम लोग वापस करेंगे, जब रिडीम करेंगे या रिडेम्पशन और डिवेंचर करेंगे, तो कई तरह से हो सकते हैं। रिडेम्पशन एट पार हो सकता है, रिडेम्पशन एट पार यानी कंपनी ने जिस रेट पर रिडेम्पशन को जारी किया था, जिस रेट पर कंपनी ने डिवेंचर को जारी किया था, उसी रेट पर कंपनी फिर उसको चुकाने की बात करती है, रिडेम्पशन करेगी। एट पार पर जारी था तो एट पार पर चुकाना चाह रही है। हो सकता है कि जो रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो सकता है, यानी जिस रेट पर कंपनी ने डिवेंचर का रुपया ली थी, डिवेंचर बेचा था, उससे ज़्यादा चुकाने की बात हो रही है, प्रीमियम पर चुकाएगी, वापस करेगी। हो सकता है कि रिडेम्पशन एट डिस्काउंट की बात हो, यानी जिस रेट पर कंपनी अपने डिवेंचर को सेल करी थी, बेची थी, अर्थात पैसा लिया था, अब जब वापस करने की बात आएगी तो उससे कम वापस करे, यानी डिस्काउंट पर वापस करे। तो क्या एंट्री होगी? तो इस प्रकार ये तीनों प्रकार को थोड़ा देख लेना। एक सिंपल एंट्री, तो ये इशू की एक एंट्री हो सकती है और एक रिडेम्पशन की एंट्री हो सकती है। सिचुएशन इसका बनता है, लेकिन बहुत ये नहीं है, फिर भी हल्का फुल्का उसको देख लेना। इसमें एक थोड़ी सी गाइडलाइन आपको देखना पड़ सकता है, जो सेबी ने गाइडलाइन जारी किया है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के केस में हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट खोलते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसको DRR कहते हैं हम लोग। तो थोड़ा ये गाइडलाइन भी ज़रूर देख लेना।
गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी। सेबी का नाम सुना होगा। ये गाइडलाइंस किसके बारे में है? फॉर DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में सेबी ने कौन सा गाइडलाइन जारी किया है, कितना % आपको ये रिजर्व क्रिएट करना है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका रेट है, 25% है, 50% है, क्या चीज़ है, तो इसको ज़रूर देखना है। इस चीज़ में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा जब किताब खोलोगे, चैप्टर खोलोगे तो बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा, इतना कुछ दिखाई पड़ेगा, आदमी कंफ्यूज होता है किसको देखें किसको छोड़ें, क्या करें, समझ में कुछ नहीं आता, कौन इम्पोर्टेंट है कौन कैसा है। तो हम बिल्कुल एक सेलेक्टिव चीज़ लेकर चल रहे हैं। जो अगला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। सीधी बात कह ले कि जो कंपनी हमारी होगी, कंपनी फर्म अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो हमारे प्रोविज़न है कंपनी के बारे में, तो उसके फाइनल अकाउंट, उसके बैलेंस शीट कह लो या उसके इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रोफार्मा में बनेगा, किस फॉर्मेट में बनेगा, इसी के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर में बहुत कुछ नहीं करना है, इसमें आप देखना है सिर्फ कि उसका प्रोफार्मा क्या है, बैलेंस शीट किस प्रोफार्मा में तैयार होगा, कंपनीज एक्ट जो प्रोविज़न दे रखा है, और इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लो थोड़ी देर का, हालांकि उसमें वर्ड इस्तेमाल किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा शेड्यूल है, कौन सा पार्ट है कंपनी का, चूँकि वो नंबरिंग ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं कि जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, कंपनी के पार्ट 1 शेड्यूल 3, याद रखना कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अनुसार तैयार किए जाते हैं। फिर से को दोहराते हैं, कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। बैलेंस शीट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। और वो तैयार कैसे करते हैं, तो कंपनी के जो कानून है उसमें पार्ट 1 है और शेड्यूल 3 है, उसमें प्रोफार्मा दे रखा है, उसी के अनुसार हम लोग तैयार करते हैं। ये मैंने पार्ट 1 शेड्यूल 3 क्यों बोला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस हैं। तो ये आप देखना। और क्या देखना है कि जो बैलेंस शीट इसके बन रहे हैं कंपनी के, उसको हेड में डिवाइड कर रखा है, हेडिंग वाइज बना रखा है, शीर्षक एक हेडिंग बना दिया, उस हेडिंग में क्या क्या आइटम्स आएंगे, एक और हेडिंग बनाया उसमें क्या क्या आइटम आएंगे, तो शेयर कैपिटल हेडिंग बनाया, रिजर्व में सरप्लस हेडिंग बनाया, ठीक है, कई तरह के हेडिंग बने हो, आप देखना खोल के। तो उस एक हेडिंग के नीचे कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप हेडिंग के साथ आइटम्स को याद रखिए कि जब भी बाई चांस कोई क्वेश्चन में पूछता है तो आइटम का नाम रखा और पूछ दिया है कि ये आइटम किस हेडिंग में जाएगा, नेम द हेडिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ये पूछ दिया ऐसे। तो हमको जब आइटम याद है और ये भी याद है किस हेडिंग का ये आइटम है, तो सिंपल हो जाएगा। इतना ही है, बैलेंस शीट हमें बनाना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना नहीं है हमको, बस ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखा किस शेड्यूल में कौन से पार्ट में आएगा। तो हमने कहा था कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनी के पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अनुसार बनाते हैं, और पूरे बैलेंस शीट के जितने आइटम्स है सब हेडिंग में डिवाइड है, हेडिंग वाइज डिवाइड है। और उसमें अब जो हम लोग को काम करना है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना कह करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं। ये भी बिल्कुल कंपनी के प्रोविज़न के हिसाब से तैयार करना है, और कंपनी के कौन से पार्ट में हैं, किस शेड्यूल में आते हैं, तो उसके पार्ट 2 में आते हैं, शेड्यूल 3 में। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं दोनों का अलग परफॉर्मा दिया गया है, कंपनी में जो व्यवस्था है, जो प्रोविज़न है उसके अनुसार। हाँ, बनाना नहीं है, आप किताब खोलना, उसके परफॉर्मा, उसका फॉर्मेट दिखाई पड़ेगा, आइटम्स दिए गए होंगे, और वो आइटम्स दोनों का, बैलेंस शीट का भी
और प्रॉफिट एंड लॉस का भी हेडिंग दे रखा है। हर हेडिंग के अंदर आइटम्स की चर्चा है, तो आप हो सके तो आप आइटम याद करना हेडिंग के साथ, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ जाएगा। अगला जो हम देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एनालाइज करना है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, उसका एनालाइज करना है। तो इसके पहले हम लोग समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। ये एनालिसिस जो करेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या होता है। तो एक तो आप इसका मतलब जानिए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर हम ये क्यों करते हैं। तो थोड़ा बहुत आप ऑब्जेक्टिव को ही पढ़ लेना इसमें, ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, और इसमें आएंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इसमें होगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एनालिसिस। तो थोड़ी बहुत ये जान लेना। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एनालिसिस। ये दोनों प्रकार के जो है ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, कभी कभार क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो इन दोनों का मीनिंग समझना कि ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है, वर्टिकल एनालिसिस क्या है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस, थोड़ा बहुत मीनिंग के साथ इसका अंतर जानना। अगला जो हमारा चैप्टर शुरू होगा 9 नंबर, वो है टूल्स फॉर फाइनेंशियल, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एनालिसिस, जो हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो कौन कौन से टूल्स हैं, वो कौन कौन सा टेक्नोलॉजिकल कह लो, टेक्नोलॉजी हैं, मेथड्स हैं, जिसके सहारे हम लोग ऐसे स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है, एक तो इसका मतलब समझना है कि इस टूल्स का यहाँ पर क्या मीनिंग है। तो एक आप थ्योरी के लिए आप मीनिंग समझ जाना है, यहाँ पर क्या क्या मीनिंग है, कौन कौन से टूल हम लोग यूज़ करेंगे, और इसमें वो कितने प्रकार के टूल्स हमारे हैं जो इस्तेमाल करते हैं। हम भूल जाते हैं, समझ जाना, उसको थोड़े थोड़े 2-2 लाइन 3-3 लाइन डेफिनेशन या मतलब उसको रट जाना। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में तो काम आना है। तो कौन कौन से टूल्स हमारे हैं, एक तो हमारा टूल्स है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस। ये हमारे टूल्स हैं इस स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, हमारे सब टूल्स हैं। इतना ही पढ़ना है, खाली इसका मतलब समझ जाना, कहानी ख़त्म हो जाएगी, और कुछ बनाने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। बनाने के थोड़ा बहुत उसमें आएगा। और जैसे प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, मतलब 2 साल के बैलेंस शीट हो सकते हैं, 2 साल के पीएल अकाउंट भी हो सकते हैं। कंपैरेटिव करना है, परसेंटेज निकालेंगे, जब 2 पीरियड का दिया है तो कितने चेंजेस हो रहे हैं, कितने परसेंटेज चेंजेस हैं। तो ये थोड़ा प्रोफार्मा आप देखेंगे, और ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके परसेंटेज निकाल करके, ईजी है परसेंट निकालना, और कंपेयर हम लोग करते हैं, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट कह सकते हैं उसको। तो ज़्यादा कुछ नहीं है तैयार करना, फॉर्मेट ज़रूर देखना।
जो अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 10वां नंबर। देखो कहने के लिए तो सिलेबस के हिसाब से बहुत ज़्यादा पढ़ना है अकाउंट्स में, लेकिन समय हमारे पास कम होता है और भी बहुत सारे पेपर करने होते हैं। तो सबको ध्यान में रखकर एक संतुलन तैयारी होनी चाहिए, बिल्कुल एक बैलेंस्ड हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए और बिल्कुल बिना डर के निर्भय होकर काम करना है। तो अगला जो हमारा है ये 10वां नंबर चैप्टर। ये 10 में क्या पढ़ना है हम लोगों को? कॉमन साइज। ये चैप्टर दिया है आपका, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये भी एक चैप्टर है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो बड़ी सबसे जो पहली बात आप ध्यान दोगे इसमें, मीनिंग तो छोड़ना नहीं है। मीनिंग तो आप देखोगे इस चीज़ को, मीनिंग के साथ साथ क्या इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पहले भी हमने कुछ बात करी थी इस बारे में। ऑब्जेक्टिव कह लें या पर्पस कह लें, क्या पर्पस है, क्यों बनाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और कैसे तैयार करोगे, बस वही एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा को देखते हुए आप तैयार कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है और आसानी से उसका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा माथा पीछे करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मीनिंग तो ज़रूर समझना और 2-4 सवाल उसका बना लेना, सॉल्व कर लेना, एग्जाम्पल से सहायता मिल जाएगी। बहुत कोई बड़ा कुछ नहीं करना है उसमें, ज़्यादा समय नहीं रखना है। एक और जो सबसे बड़ा चैप्टर देखते हैं कि बहुत चैप्टर बड़ा दिखाई पड़ता है, वो है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो, ये रेशियो वर्ड मैथमेटिक्स से लिया गया है। ये रेशियो जो है मैथमेटिक्स का वर्ड है, लेकिन इसको अकाउंट्स में लेकर डाल दिया। तो उस रेशियो के अकाउंट से जोड़कर आपको भी काम करना है। तो इसमें जो हमें समझना है, चैप्टर बहुत बड़ा है, ये मैनेजरियल अकाउंट में आता है, आगे कई जगहों पर पढ़ना है। जब ये चैप्टर आप ओपन करोगे, खोलोगे, तो बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा, एकदम माथा ख़राब हो जाता है, भाई किसको पढ़ें, किसको छोड़ें, क्या करें। तो मैं बतलाता हूँ वो कौन सा मेन टॉपिक है जो इतने बड़े चैप्टर। अच्छा, नंबरिंग ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं और इतना बड़ा चैप्टर दिखाई पड़ता है, एकदम हालत ख़राब होती खोल कर देखने के बाद। तो इसमें जो खास तो हमें देखना है, इसका तो मतलब क्या होता है, इसको ज़रूर देखना आप। मीनिंग तो देखना अकाउंटिंग रेशियो का क्या मतलब होता है, और साथ में ये भी देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों हम लोग इसको अकाउंट में ऐसा काम करते हैं। हमने पहले बता दिया था कि ये एक मैनेजरियल अकाउंट है, जो हमारा मैनेजमेंट है इस अकाउंट से टूल को यूज़ करता है। तो आगे आप पढ़ लेना कि क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या पर्पस है इसको बनाने का, इसका मतलब क्या होता है अकाउंट में। तो ये 2 आइटम तो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में हम ये देख लें कि कितने टाइप के ये रेशियो होंगे। जितने टाइप के रेशियो बनेंगे, उन सारे टाइप के रेशियो के मीनिंग आप जरूर समझना, वो ज़रूरी है समझना। सबको बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कितने टाइप के यह रेशियो होते हैं अकाउंटिंग रेशियो, सबका नाम, उसके मीनिंग। तो आपको हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं, बता देते हैं कि कितने टाइप हैं अकाउंटिंग रेशियो। ये टाइप्स जो हैं, तो पहला हम लोग कह सकते हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो। दूसरा कह सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा हम कह सकते हैं एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो। और चौथा हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिट से बना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये जो 4 रेशियो दिखाई पड़े हैं, चारों का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन सब 2 लाइन 3 लाइन में डिफिनेशन है इसका। तो इससे आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा।
अब अलग बात है जब एक एक करके पढ़ना चाहोगे, बहुत बात बढ़ जाएगी, बहुत बात बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर इसमें से एक के फिर कई कई ब्रांचें हैं, कई कई प्रकार हैं। लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मस्त देखना है, ज़्यादा नंबर नहीं है। चूँकि ये चैप्टर हमको आगे बीकॉम वगैरह में पढ़ने पड़ते हैं, ज़्यादा चैप्टर है, लंबा चौड़ा चैप्टर है, मार्किंग यहाँ पर बहुत कम है, तो उसी हिसाब से मैथ हम सेलेक्टिव करेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, पहली बात कि इन चारों के मीनिंग को ज़रूर देख लेना, पूरे मीनिंग देखना। और इसके अलावा, मीनिंग के अलावा जो आप देखोगे, इस चैप्टर में मीनिंग के अलावा जो आप देखोगे, जो रेशियो टाइप जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो लिक्विड रेशियो, चलो हम यहाँ कर लेते हैं, ये जो लिक्विड रेशियो, इसका मीनिंग तो हम समझ ही गए हैं, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनाना है, उसको बनाकर आप जितना प्रैक्टिस करना चाहो करो। इसमें दो रेशियो आते हैं, एक तो आता है करंट रेशियो, करंट रेशियो, और दूसरा आता है इसमें लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, इसको कई नामों से पुकारते हैं हम लोग, क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो वो नाम ज़रूर रटना कि इसके कई नाम और हो सकते हैं, नाम रटना ऑब्जेक्टिव के लिए। और इसका फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला एकदम मस्ट है, फॉर्मूला। और आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों का एकदम जितना बना सकते हैं बनाना। एक तो हो गया, किस में आ गया, लिक्विड रेशियो में आ रहा है, लिक्विडिटी रेशियो हम इसको कह सकते हैं, लिक्विड या लिक्विडिटी रेशियो में। और ये दो प्रकार के हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। इसका मतलब क्या होता है वो जानना जरूरी है। और कब ये आइडियल माने जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, आइडियल कितना कितना रेशियो इसका होगा तो उसको आइडियल रेशियो माना जाएगा। तो आप एक्सरसाइज को देख लेना, एग्जाम्पल में दिया है वो देख लेना, इसका मतलब समझ लेना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पार्ट का। और इसके अलावा जब चलेंगे हम लोग थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को। एक और है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें क्या क्या देखना है आपको, इसमें थोड़ा आपको देख लेना है। एक तो देख लेना है जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और दूसरा इसमें देख लेना, इसी का है, दूसरा देखना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तीसरा कभी कभी आता है, नहीं आता है उसको भूल जाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, लेकिन इसको अब छोड़ दो। इन दोनों को ज़रूर देखना, इनका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और फार्मूले के हिसाब से कैसे बनेंगे ये देख लेना। बाकी इसके अलावा तो बहुत फार्मूला मिलेंगे, इतने ज़्यादा हैं हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन उसमें से सिलेक्टिव ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। कभी इसमें मिसिंग पॉइंट भी होते हैं, मिसिंग का आपको फाइंडिंग करना है। तो इस प्रकार आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना बड़ा चैप्टर दिखाई पड़े। अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर बहुत हैं इसके, अब ख़त्म होने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट है जी आपका। और बड़े इंपॉर्टेंट और बात बता दें, सिलेबस के हिसाब से अकेले ये चैप्टर आपको 20 मार्क्स का है, यहाँ हम नोट कर लेते हैं। 20 मार्क्स, 20 नंबर का अकेले ये चैप्टर है।
तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ देखना पड़ सकता है इसमें 20 मार्क्स का। ये पार्ट अकेले 40 मार्क्स का था, बी पार्ट अकेले 40 मार्क्स का है। कई चैप्टर इसमें है, ये 12वां चैप्टर है, देखना ध्यान से ज़रा। तो 12वां चैप्टर हो और इस 12 चैप्टर का यदि 40 नंबर रखा गया हो तो अकेले उसमें से आधा 20 नंबर तो अकेले एक ही चैप्टर है, बच गया 20 नंबर। उस 20 नंबर में सोचना कितने चैप्टर होंगे। तो मार्क्स बैठा सकते, उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करनी है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करना है चैप्टर्स में। तो ये अकेले 20 मार्क्स का है। इसका मतलब इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो क्या देखोगे आप इसमें, तो ध्यान से देखना कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग देखना ज़रूर। मीनिंग इसलिए कि मीनिंग जब हम लोग रखते हैं तो कई बात इसमें आ जाती है, ओवरऑल उसके पूरा एक पिक्चर आ जाता है दिमाग में, और उसमें से कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव कुछ पूछता है तो बात पकड़ में आ जाती है चीज़ को। और मीनिंग में और क्या देखना जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो देखना है कि ये जो हम लोग काम करते हैं, ये जो काम करते हैं फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं, ये हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो रिवाइज़ है, ये याद इसलिए करना जरूरी है कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बार बार पूछता रहता है। या जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो न्यू है, न्यू जो लिख देते हैं, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, ये तो आप ज़रूर याद करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज या न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इसी के अनुसार, इसी के आधार पर हम लोग ये स्टेटमेंट तैयार करते हैं। और ये जो नंबरिंग है, ये जो नाम है, अक्सर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता रहता है, और कई बार नंबरिंग मिसिंग कर जाता है। कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लिखता है लेकिन रिवाइज वर्ड छोड़ देता है। जो 3 था वो पहले कुछ और था, बाद में उसको रिवाइज़ किया गया, तो जो रिवाइज़ के अनुसार हमको काम करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब आप समझ सकते हो कौन सा हमको सही आंसर लिखना है। और उसका न्यू एक बना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, तो इसको ज़रूर याद रखना है। और कितने इसमें एक्टिविटीज़ होती है, कुछ वर्ड इसमें आते हैं, जैसे टर्म आते हैं कैश फ्लो जो है, तो ये एक बात आती है कि इनफ्लो का मतलब क्या है, इसको समझिए कि इनफ्लो का क्या मतलब होगा, आउटफ्लो का क्या मतलब है, आउटफ्लो का क्या मतलब होगा, आप ये चीज़ समझेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश, कैश का क्या मतलब है यहाँ पर, और कौन कौन सा आइटम है जो कैश के समरूप है, कैश के बराबर है, इक्विवेलेंट टू कैश है। तो वो टर्म आपको देखना पड़ेगा, चूँकि ऑब्जेक्टिव में वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। किसी टर्म को नाम रख लिया, बोला कि ये कैश है या कैश नहीं है, तो आप जब याद करोगे कि वो कौन कौन सा आइटम है, टर्म है, जो सुनने में तो कैश नहीं लग रहा है लेकिन वो कैश के बराबर है या कैश के इक्विवेलेंट है, तो उसको आप रखना ज़रूर है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। और उसमें देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इसका बनाने का, क्या ऑब्जेक्ट है इसको बनाने का, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो जब हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो 2 मेथड की बात आती है। एक आता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा आता है इनडायरेक्ट मेथड। सभी राइटर्स, सभी ऑथर्स के ही विचार है, मेरा अपना विचार भी है, विद्यार्थियों को राय दी जाती है कि जो इनडायरेक्ट मेथड है उसका प्रयोग करना चाहिए। एग्जामिनेशन में कोई किसी मेथड की चर्चा नहीं होती, आप जिस मेथड से बना सकते हो बनाओ, तो कोशिश करनी चाहिए कि इनडायरेक्ट मेथड से आसानी से ये बन जाएगा। और वही हमारी राय भी है कि जो इनडायरेक्ट मेथड उसका प्रयोग करते हुए इसको बना देना चाहिए। तो पहली बात ये हो गई, 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों मेथड का नाम हो गया। अब इसमें देखना है कि जो हमारे कैश का फ्लो होता है, फ्लो या तो इनफ्लो होगा
या फिर आउटफ्लो होगा। तो कैश का इनफ्लो होना या कैश का आउटफ्लो होना किन किन साधनों से, वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिससे कैश का फ्लो या तो अंदर की तरफ होता है या फिर बाहर की तरफ होता है। तो उसमें 3 क्रियाएं बताई गई हैं। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आपको सब मिल जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारी क्रिया है बिजनेस में, इसके चलते भी कैश का फ्लो इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा। दूसरा है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग के चलते, इस क्रिया के चलते भी हमारे कैश का इनफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है। और तीसरा बताया गया है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इसके चलते भी अब कौन कौन इसमें आते हैं। ऑपरेटिंग का पूरा समझना चीज़ को, प्रोफार्मा भी दिया गया होगा, इसके आधार पर कैसे निकलता है कैश का फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकलता है। इन्वेस्टिंग में कैसे निकलेगा, वो कौन कौन से गतिविधि है, कौन कौन सा आइटम है जिसके चलते इन्वेस्टिंग में कैश का फ्लो इन या फिर आउट होगा। तो नॉर्मली जितना हमारे फिक्स एसेट टाइप के हैं, इन्वेस्टमेंट टाइप के हैं, अगर हम कोई संपत्ति फिक्स एसेट को परचेज़ करते हैं, उसको सेल करते हैं, या इन्वेस्टमेंट को परचेज़ करते हैं, या इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, या इन्वेस्टमेंट पर हमारे इंटरेस्ट हमें मिलते हैं, या हमारे इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड मिलते हैं, वो सब इसके अंदर चले आते हैं। उसी प्रकार जो हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, फाइनेंशियल में शेयर कैपिटल की बात चलती है। जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो कैश आता है, शेयर का जब वापस करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं तो कैश जाता है, प्रीमियम पर जारी करें तब भी कैश आएगा। ध्यान रखना कि कैश का फ्लो हो रहा या नहीं हो रहा। शेयर कैपिटल जारी करना कैश आएगा, शेयर का रिडेम्पशन करना कैश जाएगा, डिवेंचर जारी करते हैं तो कैश आएगा, डिवेंचर का रिडेम्पशन करेंगे तो कैश जाएगा। जो लॉन्ग टर्म लोन हमने लिया है वो इसके अंदर आ गया, लॉन्ग टर्म लोन को हम पे कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं तो इसके अंदर आएगा। जो हमारे लोन पर इंटरेस्ट हैं वो हमारे फाइनेंशियल में आ जाएगा। जो हम डिविडेंड चुकाते हैं, अगर हमने डिवेंचर लिया है, शेयर लिया है, तो उस पर डिविडेंड की बात हो सकती है, इंटरेस्ट की बात हो सकती है। तो अगर हमने शेयर लिया है, मतलब दूसरे लोगों ने शेयर परचेज़ किया हमारी कंपनी का, तो उस पर हमें डिविडेंड चुकाना पड़ता है, तो भी किस में आ जाएगा, इसमें आएगा। या किसी ने डिवेंचर परचेज़ किया है, अर्थात हमारी कंपनी का डिवेंचर है, तो उस डिवेंचर पर हम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो भी इसमें आ जाएगा। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना तीनों चीज़ को, और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक छोटे टर्म तीनों के मिलाते हैं तो बहुत बड़ा बन जाता है, सीखना तो पड़ेगा ही, लेकिन उतना बड़ा की ज़रूरत नहीं कि 20 नंबर का है इसमें। इसलिए आप थोड़ा ट्राई करना कि तीनों एक्टिविटीज़ को लेकर के पूरा स्टेटमेंट सीख लें, बना लें। लेकिन उसमें जो तीनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, थोड़ा सा लंबा होगा। इसमें बात आगे चलती है इंक्रीज़ डिक्रीज़, उसको देख लेना। करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स, उसको देख लेना। कैसे डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन एसेट, करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, तो कैसे कैश का फ्लो होता है, ज़रा उसको भी देख लेना है। तो इस प्रकार एक बड़ा चैप्टर है, तो तीनों क्रियाओं को ज़रूर देखना है इसमें। और इस प्रकार उम्मीद है कि चैप्टर आपका ये फिनिश होगा, और ध्यान से मेरी बात सुने होगे, ध्यान से समझे होगे। एग्जामिनेशन करीब आएगा या आ रहा, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ये वीडियो का बार बार देखना, समझना वो कौन कौन सा टॉपिक हमने सजेस्ट किया है, किस चैप्टर में क्या देखना है, जहां हमने जोर दिया उसको ध्यान रखना। और बिल्कुल आप अच्छे तरह से एग्ज़ाम में करके आओगे, हाई स्कोर खड़ा कर लोगे। बड़ी शर्त यह है कि खैर सेलेक्टिव देखना तो है ही, कूल एंड काम रखना, एकदम शांत रहना, कोई दिक्कत नहीं है एवरी पोजीशन में। तो उम्मीद है आप अच्छे नंबर से पास करोगे, बहुत हाई नंबर लेकर आओगे, और शुभकामनाओं के साथ।